इलाहाबाद के लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। एक लड़की हाथ जोड़े शिकायती अंदाज में बोले जा रही है। देखिए हनुमान जी, आपको इस बार मेरी मदद करनी ही होगी। हमने आपसे एक छोटी सी जॉब मांगी है और वो भी सिर्फ 30 या 35 हज़ार की बस। पर आप सुनते ही नहीं हैं। हाँ, आप क्यों सुनने लगे? आप तो बस लेटे रहते हैं और लड्डू मिल ही जाता है आपको भोग के लिए, पर ये नहीं कि कोई जॉब अपॉइंटमेंट लेटर ले आओ। अरे हम आपसे कोई संजीवनी बूटी तो लाने को कह नहीं रही हैं। छोटा सा काम कहा था, पर नहीं, लगता है राम जी से शिकायत करनी ही पड़ेगी आपकी। वो लड़की अपने ही धुन में हाथ जोड़े बोले जा रही थी कि तभी उसे वहाँ के पुजारी जी आवाज़ देते हैं, वसुंधरा बिटिया, ई लो तुम्हारा प्रसाद। वैसे कहीं जॉब लगी कि नहीं तुम्हारी? पुजारी जी ने मिठाई का डिब्बा वसुंधरा के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, कहाँ पुजारी काका, उसी के लिए तो ट्राई कर रहे हैं, पर ये भी साथ दें तब ना। वसुंधरा ने लेटे हुए हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी से बोला, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो इन पे, पंडित जी ने कहा और अपने काम पर लग गए। वसुंधरा भी हाथ जोड़कर मंदिर के बाहर आ गई। वो खड़ी हुई सुर संगम को देखकर एक बार सर घुमा लिया। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से खड़े होकर देखने पर सारा संगम नजर आता है। दूर तक फैली गंगा नदी और अकबर का किला भी दिखता है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से बाहर आते वक्त बहुत सी दुकान लगी हुई है। यहाँ पर आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, हाँ, पर मन की शांति जरूर मिलेगी। और कुंभ के दिनों में संगम का नज़ारा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे खुद चांदनी उतर के धरा पर आ गया हो। और ये भी कहा जाता है कि दीपक की नगरी बसी हुई है यहाँ पर। वो लड़की अपना बैग लेके बाहर निकल ही रही थी। भीड़ होने की वजह से वो थोड़ा धीरे ही चल पा रही थी। कार्तिक पूर्णिमा थी, इसलिए स्नान करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। वसुंधरा बाहर आई तो उसने एक ई रिक्शा लिया और बैठ गई अपना दुपट्टा समेट के उसमें। कहाँ जाना है मैडम जी? रिक्शे वाले ने पूछा। जी कटरा जाना है, वसुंधरा ने सामने देखते हुए कहा और रिक्शा चल पड़ा इलाहाबाद की सड़कों पर। वसुंधरा इलाहाबाद की सड़कों को देखती हुई ई रिक्शा में बैठी चली जा रही थी। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती हुई कटरा मार्केट पहुंचती है और रिक्शे से उतर के उसे पैसे दे के आगे बढ़ जाती है। यहाँ वो एक छोटी क्लिनिक में काम करती थी, नर्स का। वसुंधरा ने नर्स की पढ़ाई की थी और कोई अच्छी सी जॉब खोज रही थी। उसके परिवार में अपना कहने के लिए सिर्फ उसकी बुआ थी और बुआ की बेटी रचना। फूफा जी थे, पर वो वसुंधरा को पसंद नहीं करते थे। वसुंधरा को वो बात बात पर ताने देते थे और वसुंधरा की बुआ का प्यार इन तानों पर मलहम का काम करती थी। वसुंधरा रचना की शरारतों में सब भूल जाती थी और मुस्कुरा देती थी। वसुंधरा कटरा मार्केट में चलती जाती है। नोतीराम शॉप से होती हुई वो एक गली में जाती है जहाँ गुलाटी क्लिनिक थी। एक छोटी सी क्लिनिक है, पर चलती बहुत थी क्योंकि यहाँ मार्केट में एक ही क्लिनिक थी। वसुंधरा आ गई क्या? डॉक्टर साहब ने केबिन में बैठे हुए पूछा। जी डॉक्टर साहब, वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट ने बोला। सॉरी, देर हो गई आज, मैं जल्दी से काम पर लग जाती हूँ। वसुंधरा ने बैग रख के बालों को समेट के जूड़ा बनाते हुए कहा। हाँ जल्दी करो, मेहक ने कहा। वसुंधरा सारे पेशेंट की फाइल ले आई। 10 बज रहे थे कि तभी पेशेंट आना शुरू हुए। एक्सक्यूज़ मी, मेरा अपॉइंटमेंट था आज, एक लड़के ने मेहक से कहा। मेहक ने देखा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो लड़का डॉक्टर के केबिन में चला गया। डॉक्टर साहब ने उससे बात की और वसुंधरा को आवाज़ लगा दी। वसुंधरा भी अपने काम में व्यस्त हो गई। हरिद्वार को हरि का द्वार भी कहा जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। हर की पौड़ी पर स्नान कर लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर 5 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, जिसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। इसी हरिद्वार के घाट पर आज विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और भीड़ की आवाज़ में सिर्फ हर हर महादेव की सुनाई दे रहा है। ये पूजा हर साल मल्होत्रा परिवार के मालिक की तरफ से होता है। इस दिन मल्होत्रा परिवार गरीबों में दान करते हैं और मंदिर को एक बहुत बड़ी राशि भी प्रदान करते हैं दान के रूप में। हर की पौड़ी पर स्नान करता एक लड़का, उम्र यही कोई 30 साल या 32 की होगी, चेहरे पर भोलेनाथ जैसा तेज है। वो गंगा जी में हाथ जोड़े खड़ा सूर्य को जल अर्पण कर रहा है। वो आंखें खोलता है और सूर्य से नजरें मिलाता है। उसकी आंखों में महादेव सा क्रोध है। वो बाहर निकल के आता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। उसके आदमी उसके पीछे चल रहे हैं। वो मंदिर में आता है। पुजारी जी उसे तिलक करते हैं और हाथ में आरती का बड़ा सा जोत पकड़ा देते हैं जलता हुआ।
वो लड़का लेता है और शिव तांडव मंत्र शुरू करता है। उस लड़के ने पूजा खत्म किया और जोत पुजारी जी को थमा दिया और हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर बाद आंखें खोल के वो मंदिर के बड़े से प्रांगण में आता है और गरीबों को दान करना शुरू करता है। ये है ऋषि मल्होत्रा, हरिद्वार का करता धरता। लोग इसकी एक नज़र से कांप जाते हैं। दिल नहीं रखता है ये जी सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि इस पे इसकी विधवा भाभी सुनैना और उनके बेटे ईशान की जिम्मेदारी है। सब उसे दुआएं दे रहे थे। करीब 3 घंटे बाद ऋषि आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी उसका फ़ोन बजा। हाँ भाभी माँ, बस हम घर ही आ रहे हैं, ऋषि ने बोला और फ़ोन रख दिया। गाड़ी हरिद्वार के सड़कों पर दौड़ी जा रही है। कुछ देर बाद गाड़ी आकर एक बड़े से बंगले के पास रुकती है। चौकीदार गेट खोलता है। गाड़ी अंदर जाती है। गाड़ी अंदर आके बंगले के दरवाजे के बाहर रुकती है। दरवाजे पर एक औरत सादे से रंग की साड़ी पहने हाथों में पूजा की थाल लिए खड़ी थी। ऋषि उतरा और जाके उस औरत के पैर छू लिया झुक के। जीते रहिए देवर जी, सुनैना ने बोला और आरती कर उसे तिलक कर अंदर आने को बोला। ऋषि अपने भाभी के साथ अंदर आ गया। तभी ईशान दौड़ता हुआ आया। चाचू कहाँ थे आप? ईशान ने ऋषि के हाथ को पकड़ के बोला। हम तो यहीं थे, आप ही नहीं दिखे हमें सुबह से। ऋषि ने उसे गोद में उठा के उसके गालों पर चूमते हुए कहा। ऋषि का सारा गुस्सा, सारी परेशानी ईशान को देख के चली जाती थी और एक ईशान ही था जो ऋषि से अपनी सारी बातें मान लेता था। भाभी माँ, हम रेडी होके आते हैं, आप नाश्ता लगा दीजिए। ऋषि ने ईशान को खाने की मेज के पास लगी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। जी देवर जी। सुनैना ने ईशान के दूध का गिलास उसके सामने रखते हुए कहा। ऋषि अपने कमरे में चला गया। अरे कमला, नेहा नहीं आई अभी तक, पूछो कहाँ है वो? सुनैना ने टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहा। एक सर्वेंट से। नेहा इस घर में केयर टेकर की जॉब करती थी। ईशान को पढ़ाना और सुनैना के लिए रखी गई थी और बहुत वफादार थी। सुनैना ने कहा तो कमला फ़ोन करने लगी। तभी नेहा उसे सामने दरवाजे से आती हुई दिखाई दी। भाभी जी आ गई वो, कमला ने कहा। माफ़ कर दो भाभी जी, वो मेरे ससुराल वाले सुबह सुबह आ गए थे तारीख पक्की करने, अभी अभी गए हैं। नेहा ने बैग रखते हुए कहा। ओहो, तो बहुत जल्दी है दूल्हे राजा को ले जाने की आपको? सुनैना ने कहा तो नेहा शर्मा गई। क्या भाभी आप भी? नेहा ने बस शर्मा के इतना ही कहा। नेहा सुनैना का हाथ बटाने लगी। कुछ देर में ऋषि रेडी होके आया और खाने की मेज के पास आके बैठ गया। ईशान अभी भी बिना दूध पिए बैठा था। ईशान, अभी तक दूध नहीं पिया आपने? ऋषि ने ईशान की तरफ देख के बोला। ईशान उठा और उसकी गोद में आके बैठ गया। आज तक तो आपके हाथ से दूध की गिलास ख़त्म करता है, ये कैसे ख़त्म हो जाएगा खुद से फिर? सुनैना ने ऋषि को नाश्ता देते हुए कहा। सुना है तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है नेहा, कब है शादी? ऋषि ने ईशान को टोस्ट खिलाते हुए बोला। जी सर, अगले महीने की 2 तारीख को। नेहा ने डरते हुए बोला। तो जॉब छोड़ दोगी तब तो? ऋषि ने बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला। जी, पर आपसे एक काम था सर। नेहा डरते हुए बोली। क्या हुआ? शादी में कोई प्रॉब्लम है क्या? खर्च ज़्यादा है तो भाभी माँ से बोल के ले लेना जो ज़रूरत हो, ऋषि ने शांत भाव से बोला। ऋषि के पास दिल नहीं था, पर किसी ज़रूरतमंद की हेल्प के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था, इसलिए पूरा हरिद्वार उसको सपोर्ट करता था। वो कुछ भी करे, पूरा हरिद्वार उसके साथ होता था। नहीं सर, वो बात नहीं है। बात ये थी कि क्या आप ये जॉब मेरी एक दोस्त को दे सकते हैं? वो एक नर्स है और इलाहाबाद में रहती है। उसका कोई नहीं है, उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। नेहा ने घबराते हुए बोला। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, उसे बुला लेना, भाभी माँ से मिलवा देना, वो जो बोलेंगी कर देना। ऋषि इतना बोल के ईशान को प्यार से माथे पर चूम के सुनैना के पैर छू के चला जाता है। शाम का वक्त। वसुंधरा बैठी अगले दिन का शेड्यूल बना रही थी। ओए चलेगी या यहीं रुकना है आज? मेहक ने उसके पास आके बोला। कितना वक्त हो गया है? वसुंधरा ने फाइल में देखते हुए बोला। मैडम 6 बज गए हैं। मेहक ने बैग में सब रखते हुए बोला। क्या? अरे रचना मेरा इंतज़ार कर रही होगी मार्केट में। वसुंधरा ने जल्दी जल्दी सारा सामान रखते हुए बोला। अच्छा जी, अभी याद आया, चलो वो कब की आ गई है। महक ने बैग लेके बोला। दोनों क्लिनिक से बाहर आई और चाबी वहाँ के नौकर को दे के चल दिए। फिर एक बार इलाहाबाद कटरा की सड़कों पर। इस वक्त कटरा की सड़कों पर आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई दिखेगा तो वो है वहाँ स्टडी कर रहे बच्चे दिखाई देंगे। सारे बच्चे इसी वक्त बाहर निकलते हैं और चाय पीते हैं, साथ में बैठ के और बातें करते हैं, और कटरा की सारी सड़कें उन्हीं लड़के लड़कियों से भरी रहती है। वसुंधरा भी कटरा के एक दुकान पर आती है
वहाँ एक लड़की स्कूटी पर बैठी है, सलवार सूट पहने, हल्के पीले रंग का, और लग बहुत गुस्से में रही है। वसुंधरा जल्दी से उसके पास जाती है। माफ़ कर दो रचना, हमारी प्यारी बहन, वसुंधरा उसे मनाते हुए अंदाज में बोला। आप पूरे आधा घंटा देर से आई हैं दीदी, रचना ने मुंह फेर के बोला। अच्छा बाबा, जो चाहिए ले लो, पर ऐसे नाराज़ ना हो छोटी। वसुंधरा ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करके बहुत प्यार से बोला। चलो फिर कचौरी खाने। रचना ने मुस्कुरा के आंखें बड़ी करते हुए बोला। वाह, क्या मानना है, सीधा कचौरी और कुछ नहीं, मेहक ने बोला। तुम तो चुप करो जीरो साइज, अब क्या तुम्हारी तरह खाना छोड़ दें? रचना ने मेहक को खिजाते हुए कहा। मैं जा रही हूँ, मेहक ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। अरे मेहक रानी, कचौरी खा के जाना, आ जाओ। रचना ने उसके गले में हाथ डालते हुए बोला। छोड़ो, हमें नहीं खाना, तुम ही खाओ। मेहक ने उसके हाथ को अपने गले से निकालते हुए कहा। अरे खा लो मेहक रानी, मोटी नहीं होगी तुम। रचना ने जाती हूँ, मेहक को चिल्ला के बोला। क्यों उसे गुस्सा दिलाती है तू? वसुंधरा ने उसे सर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला। अरे अच्छा लगता है हमें, चलो अब सामान लें और चलें, रचना ने बोला और एक दुकान पर जाकर रजिस्टर तोलवाने लगी। कटरा सड़क पर रजिस्टर और पेन दर्जन के हिसाब से ही मिलती है और बिना तौले नहीं मिलती है। सारा सामान लेके रचना वसुंधरा के साथ स्कूटी से निकल गई वहाँ से। अंधेरा हो गया था और इलाहाबाद की चमकती सड़कों पर लोगों की चहल पहल इलाहाबाद की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। वसुंधरा रचना के पीछे बस इलाहाबाद की उस सुहानी सी शाम को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों प्रीतम कॉलोनी पहुँचते हैं। वहाँ स्कूटी रोकी, रचना ने तो वसुंधरा उतर गई। वसु दी, आप ये लेके चलो, हम बस स्कूटी ठीक से लगा के आते हैं, रचना ने स्कूटी साइड करते हुए कहा। ठीक है, जल्दी आ जा। वसुंधरा ये बोल के सामान लेके ऊपर चल दी। प्रीतम कॉलोनी इलाहाबाद की एक छोटी सी कॉलोनी है, पर बहुत खूबसूरत। बस 2 या 3 मंजिल के पुराने फ्लैट बने हैं वहाँ, और लोग बहुत शांति से रहते हैं वहाँ। सामने एक छोटा सा बगीचा भी है। वसुंधरा जाकर एक गेट के पास खड़ी होती है, जिसकी नेम प्लेट पर आलोकनाथ कश्यप लिखा था। वसुंधरा ने बेल बजाई तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। अरे बसु, आ गई? बेटा आ जाओ। रचना कहाँ है? वसुंधरा की बुआ ने पूछा। जी बुआ जी, आ रही है, बस स्कूटी लगा रही है। वसुंधरा ने अपने साथ लाई हुई सामान अपनी बुआ को देते हुए कही। रचना भी आ गई। माँ पानी दो, रचना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ये लो, वसुंधरा ने उसे गिलास देते हुए कहा। तभी वसुंधरा का फ़ोन बज गया। हाँ नेहा मैडम, कैसी हो? तुम्हारी शादी क्या तय हो गई? आप तो हमें भूल ही गई बिल्कुल, वसुंधरा ने अपने कमरे में जाते हुए बोला। अरे नहीं रे, ऐसी बात नहीं है, बस काम ज़्यादा था इसलिए बात नहीं कर पाई। सुन, तू हरिद्वार में जॉब करेगी? नेहा ने कहा। जॉब? और हरिद्वार में? पूछना पड़ेगा बुआ जी से, वसुंधरा ने सोचते हुए बोला। बसु देख, जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा बसु, तू सोच ले। मैंने बात कर लिया है तेरे लिए, तू सोच के बता दे, नेहा ने उसे समझाते हुए बोला। कुछ देर दोनों ने बात की और नेहा ने शादी में आने को बोलकर फ़ोन रख दिया। वसुंधरा सोचे पड़ गई। रचना आई तो उसने वसुंधरा को खोए हुए पाया। क्या हुआ बसुदी? नेहा दी का फ़ोन था क्या? रचना ने वसुंधरा के सामने बैठते हुए कहा। हाँ, वसुंधरा धीरे से बोली। क्या हुआ दी, कोई बात है क्या? रचना ने पूछा। नेहा ने मेरे लिए जॉब खोजा है, एक सैलरी भी अच्छी है और काम भी, पर वो हरिद्वार में है। सोच रही हूँ क्या करूँ। रचना कुछ बोलने ही वाली थी कि वसुंधरा की बुआ ने अंदर आते हुए बोला। बेटा, अगर अच्छी जॉब मिल रही है तो करने में कोई बुराई नहीं है। और क्या हुआ कि जॉब यहाँ ना मिल के कहीं और मिल रहा है? तुम ये सोचो बस कि आगे कैसे बढ़ना है। वसुंधरा की बुआ ने उसके पास बैठ के उसका हाथ पकड़ के बोला। पर बुआ, फूफा जी, उनसे क्या बोलेंगे? वसुंधरा ने परेशान होकर बोला। उनकी चिंता तू मत कर, बोल देंगे एक हॉस्पिटल में मिली है जॉब, तू नेहा को फ़ोन करके हाँ बोल दो बस, वसुंधरा की बुआ ने बोला। तो रचना और वसुंधरा दोनों ने उन्हें गले लगा लिया, दोनों तरफ से। थैंक यू बुआ जी, वसुंधरा ने बोला। बुआ जी उठ के काम करने चली गई। वसुंधरा ने नेहा को फ़ोन करके हाँ बोल दी और हफ्ते के एंड में आने को बोल दिया। कुछ देर बाद वसुंधरा के फूफा जी आलोक कश्यप आए। वसुंधरा उनके आने पर अपने कमरे में ही रहती थी, जब तक वो खा के अपने कमरे में नहीं चले जाते थे। जब आलोक जी आए तो रचना बाहर गई कमरे की। पापा आ गए आप? हम पानी लाते हैं आपके लिए, रचना बोल के किचन में पानी लेने चली गई। आलोक जी कमरे में गए अपने और चेंज करके हाथ मुँह धो के आए। सोफे पर बैठे तो रचना पानी की गिलास आगे कर देती है। आलोक जी लेके पी लेते हैं, खाना लगा दूँ? रचना की माँ ने पूछा। हाँ जी, आलोक जी ने बोला। रचना की माँ किचन में चली गई। रचना भी रसोई घर में आई
और प्लेट में खाना निकाल के ले आई। आलोक जी ने खाना शुरू किया। रचना और मम्मी इसी इंतज़ार में थे कि आलोक जी खाएं और उनसे बात की जाए। आलोक जी खाना खा रहे थे और सब खड़े होकर देख रहे थे कि वो खाएं और सब बात करें। आलोक जी ने खाना खाया और हाथ धोने बस वॉश बेसिन के पास चले गए। रचना प्लेट उठा के रसोई घर में चली गई। आलोक जी टॉवल से हाथ पोंछते हुए सोफे पर बैठ गए। जैसे ही आलोक जी आकर बैठे वैसे ही वसुंधरा जी की बुआ सुषमा जी ने कहा, जी वो आपसे एक बात करनी थी। आलोक जी ने अखबार उठा के कहा, हाँ बोलिए। सुषमा जी ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो बसु को जॉब मिली है हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में, वो जॉब करने जाना चाहती है। इस बार सुषमा जी थोड़ा झूठ बोल चुकी थी, पर क्या करती, उनके पास कोई चारा भी नहीं था। अच्छा है चली जाए, मनहूसियत जाएगी तभी कुछ अच्छा होगा इस घर में। आलोक जी ने जैसे ही ये बोला तो सब उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने जो आगे बोला उसे सुन के सब उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। चली जाए, वैसे भी दिन रात उसे यहाँ देख के मैं चैन से नहीं रहता। बोल दो जाए, टिकट मैं करा देता हूँ। इतना बोल के वो चले गए। सुषमा रचना के साथ ये बात दरवाजे पर खड़ी वसुंधरा ने भी सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे ये सब सुन के। वसुंधरा के माँ पापा के जाने के बाद सुषमा जी उसे यहाँ अपने घर ले आईं और उसे बहुत प्यार दिया, पर आलोक जी को वसुंधरा को देखकर बस गुस्सा आता था। वो वसुंधरा को कभी भी देखना पसंद नहीं करते, पर वसुंधरा की बुआ उसे कभी उदास नहीं होने देती। इसी बात को लेकर आलोक जी और सुषमा में लड़ाई हो जाती थी। सुषमा जी जो भी खरीदती वो रचना और वसुंधरा दोनों को लेती, पर आलोक जी से छुप के ही वसुंधरा को देती थी। वसुंधरा की पढ़ाई उसके पिता के द्वारा छोड़े गए पैसों से हुई थी और कुछ सुषमा जी ने दिया था। वसुंधरा भी 11वीं क्लास में आते ही घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उन्हीं पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। बचपन से आज तक आलोक जी ने उसे तानों के अलावा और कुछ नहीं दिया था। जब सुषमा जी ने वसुंधरा को दरवाजे के पीछे खड़ा देखा तो वो समझ गई कि उसने सब सुन लिया है। वो उसके कमरे में गई, रचना भी उनके पीछे गई। वसुंधरा दरवाजे के पास वैसे ही खड़ी थी। सुषमा जी ने वसुंधरा को बैठाते हुए कहा, अरे बसु, तू उनकी बात को दिल पर मत ले बेटा, वो थके हुए हैं ना इसलिए ऐसे बोल गए। मैं क्या सच में मनहूस हूँ बुआ? वसुंधरा ने जैसे ये बोला तो सुषमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। ना बसु, ऐसा कभी मत बोलना। अरे रचना से पहले इस घर में तेरी ही किलकारी की आवाज़ गूंजी थी मेरी बच्ची। रचना के आने से पहले तूने मुझे माँ का एहसास दिया था। तू तो इतनी प्यारी है कि जहाँ जाएगी वहाँ बस खुशियाँ होगी मेरी बच्ची। सुषमा जी ने उसे सीने से लगाए कहा। वसुंधरा उनके सीने से लगी रोई जा रही थी। सुषमा जी ने वसुंधरा के आंसू पोंछते हुए कहा, देखना एक दिन तेरे फूफा जी भी तुझसे प्यार करेंगे। अब चल चुप हो जा, अब तो हाँ मिल गई ना, अब जाने की तैयारी कर बस। हाँ, और वहाँ जाके मुझे भूल मत जाना वसु दीदी। रचना ने वसुंधरा को पीछे से पकड़ते हुए कहा, चलो अब खाना खा लो। सुषमा जी ने दोनों के गालों को छूते हुए कहा। सबने साथ में खाना खाया और रचना वसुंधरा दोनों सफाई में लग गई किचन की। सुषमा जी बाहर फैला सामान समेटने लगी। सुषमा, परसों रात की ट्रेन है, कल तक का वक्त है, तो बोल दो अपना सारा सामान ले ले और काम कर ले कि बार बार यहाँ आने की ज़रूरत ना हो। ये कहकर आलोक जी वापस अपने कमरे में चले गए। सुषमा, रचना और वसुंधरा ने सुन लिया था। सबने काम किया और अपने अपने कमरे में आ गए। वसुंधरा बैठी सोच रही थी कि तभी रचना ने उससे उदास होकर कहा, बसु दी, नेहा दी को बता दो कि आप परसों यहाँ से निकल जाओगे, उसे भी तो पता होना चाहिए। हाँ, वसुंधरा ने इतना कहा और नेहा को फ़ोन कर सब बता दिया। नेहा सुन के बहुत खुश हुई और जल्दी का आने को बोल के फ़ोन रख दिया। वसुंधरा लेट गई तो रचना ने उसे पकड़ लिया और सो गई, पर वसुंधरा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी और महसूस कर रही थी इस रात के सन्नाटे को। हरिद्वार रात का वक्त। सुनैना बैठी ईशान को गोद में लिए सुला रही थी कि तभी उसे ऋषि की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। सुनैना ने ईशान को वैसे ही गोद में लिए कहा, कमला खाना गर्म कर दो, भैया आ गए हैं। ऋषि अंदर आया तो देखा सुनैना ईशान को गोद में लिए सुला रही थी। ऋषि ने ईशान के सर को सहला के कहा, सो गया है भाभी माँ? हाँ भैया, बहुत मुश्किल से सोया है, लाइए हम इसे कमरे में ले जाएं। ऋषि ने ईशान को अपनी गोद में लेते हुए कहा। सुनैना ने ईशान को उसकी गोद में दिया और सर का पल्ला ठीक करते हुए बोली, ठीक है, और हाथ मुँह धो के आ जाइए, हम खाना लगा देते हैं।
ऋषि ईशान को लेके उसके कमरे में चला गया। ईशान को सुला के उसके पास एक नौकर को छोड़ के बाहर चला आया। सुनैना खाना निकाल के बैठी इंतजार कर रही थी और साथ में कमला खड़ी थी। ऋषि आया और चेयर खींच के बैठ गया। ऋषि खाना खा रहा था और सुनैना को थकान की वजह से जम्हाई आ रही थी और ऐसे जम्हाई लेते हुए देखकर ऋषि ने कहा, भाभी माँ आप जाओ सो जाओ, हम खा लेंगे। नहीं भैया आप खा लो, हम ठीक है। सुनैना ने फिर जम्हाई लेते हुए बोला, हाँ वो तो देख रहा हूँ मैं, चलिए उठिए जाइए। ऋषि ने सुनैना को उठा के कमला के साथ भेजते हुए कहा, अच्छा हम जा रहे हैं पर आप खा लेना ठीक से। सुनैना ने जाते हुए बोला। ऋषि खाना खाने वापस बैठ गया। सुनैना ईशान के कमरे में चली आई और नौकर को भेज दिया। ऋषि खाना खा के अपने कमरे में चला गया। थके होने के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह का वक्त सुनैना पूजा घर में पूजा कर रही थी और ऋषि अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। सुनैना उठ के बाहर गई तो एक बूढ़ी औरत कुछ लोगों के साथ खड़ी थी। उन लोगों के हाथ में एक लड़की की लाश थी। वो बूढ़ी औरत रोए जा रही थी। ऋषि भी बाहर आ गया। उसने देखा इतने सारे लोग खड़े हैं, एक बूढ़ी औरत रोए जा रही है और एक लड़की की लाश लिए लोग खड़े थे। उस औरत ने क्रोध बेबसी के साथ रोते हुए कहा, तुझे हरिद्वार का न्यायाधीश कहते हैं ना ये सब लोग? तो इस बच्ची की बूढ़ी दादी आज तेरी अदालत में न्याय मांगने आई है। ऋषि ने उसकी तरफ देख के पूछा, बात क्या है, हुआ क्या है? उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मेरी पोती है ये साहब, खुराना के बेटे ने इसकी इज्जत को तार तार कर दिया और मार डाला। ये सुनकर ऋषि ने उससे कहा, तो पुलिस के पास जाओ। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, गए थे साहब, पर उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बोला जाओ, तुम्हारी पोती खुद जिम्मेदार है इसकी। मैंने सुना है कि एक बार के लिए भोलेनाथ अपना न्याय करने में देर कर दे, पर तू न्याय करने में देर नहीं करता है। मैं आज बहुत भरोसे से आई हूँ तेरे दर पर। न्याय चाहिए मुझे। मेरी पोती के साथ जो हुआ उसका न्याय चाहिए। तब तक मैं मेरी पोती की लाश के साथ यहीं बैठूंगी जब तक मेरी पोती को न्याय नहीं मिलता है। ये कहते हुए वो बुढ़िया वहीं बाहर बैठ गई। ये सुनकर ऋषि ने गुस्से में अपने वफादार आदमी से कहा, अमन जाओ उस पुलिस वाले को बुला लाओ। जी सर। ये कहकर अमन वहाँ से चला गया। ऋषि वहीं बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। सुनैना भी बाहर ही खड़ी थी। ईशान उठ चुका था। उसकी आवाज़ सुन के सुनैना उसके पास चली आई। दोपहर का वक्त, इलाहाबाद। वसुंधरा क्लिनिक पहुंची और महक को गुड मॉर्निंग बोल के डॉक्टर साहब के बारे में पूछा। महक ने अंदर इशारा कर दिया। अभी कोई पेशेंट नहीं आया था तो वो चली गई बात करने। उसने उनके केबिन के बाहर खड़े हुए कहा, मैं आई कम इन सर? अरे वसुंधरा आओ। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग सर। ये कहते हुए वसुंधरा अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग वसु। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने उसे बैठने का इशारा किया। वसु ने बैठते हुए कहा, सर आपसे बात करना था। हाँ बोलो, क्या बात है? सर मुझे जॉब के सिलसिले में हरिद्वार जाना है। कल ही फ़ोन आया था तो मैं निकल रही हूँ शाम को। अगर सब ठीक हुआ तो मैं वहीं रह के काम करूँगी। वसुंधरा के कहने पर डॉक्टर साहब थोड़ा उदास हो गए क्योंकि वसुंधरा जैसी नर्स उन्हें नहीं मिल सकती थी जो सारा काम बहुत ठीक से करती थी। ठीक है वसुंधरा जाओ और ऑल द बेस्ट, डॉक्टर साहब ने कहा और काम करने लगे। वसुंधरा जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने बोला, इस मंथ की अपनी सैलरी लेके जाना। ये सुनकर वसुंधरा खुश होकर काम में लग गई। महक को भी पता चल गया था कि वसुंधरा कल चली जाएगी तो वो भी उदास हो गई थी। वसुंधरा अपने काम में लग गई। आज डॉक्टर साहब जल्दी ही चले गए थे, इसलिए उनके जाने के बाद वसु भी महक के साथ वहाँ से निकल गई। जब बाहर मार्केट में आई तो रचना स्कूटी लेके खड़ी थी। उसे देखकर वसु ने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आपकी राह देख रहे थे, चलो शॉपिंग करने चलना है। रचना ने कहा तो महक खुश होते हुए बोली, शॉपिंग? वाह, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ खरीदना है। उसके बोलने पर रचना ने उससे कहा, कुछ नहीं महक जी, आप पूरा कटरा मार्केट खरीद लो। रचना के बोलने पर महक का मुँह फिर से बन गया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अब फिर से शुरू मत हो जाना, चलो अब स्कूटी साइड में लगाओ तब चले। वसुंधरा ने अपना बैग वापस लेते हुए कहा। रचना ने स्कूटी साइड में लगाया और तीनों चल दिए एक बार फिर कटरा मार्केट की गलियों में। हरिद्वार, शाम का वक्त। ऋषि के सामने खाकी वर्दी पहने अफसर खड़ा था। उसे देख के लगता था कि उसकी हालत ख़राब है इस वक्त। सुनैना भी ईशान के साथ खड़ी थी, ये सब देख रही थी। उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। नेहा, कमला और बाकी नौकर भी खड़े थे। ऋषि ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, ये औरत तुम्हारे पास आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए? उसकी बात पर इंस्पेक्टर ने घबरा के कहा, जी सर। ऋषि ने गुस्से भरी नज़र ऊपर करते हुए पूछा, तो आपने रिपोर्ट लिखी? वो ऑफिसर चुप रहा।
उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। मैंने कुछ पूछा तुझसे, बोलो, ऋषि ने कुर्सी पर से उठकर कहा। कुर्सी को पीछे लात मारते हुए गुस्से में कहा, जी नहीं सर। क्यों? जान सकता हूँ कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? ये कहते हुए ऋषि उसके पास आ गया। वो ऑफिसर कांपने लगा। ऋषि को अपने इतने पास देख के उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो इसलिए क्योंकि खुराना ने तेरे जेब में पैसे ठूस दिया था ना, इसलिए तुझे इस मासूम लड़की की इज्जत और जान की अहमियत नहीं रही। जैसे ऋषि के मुंह से उस ऑफिसर ने ये सुना, उसके पसीने छूटने लगे। कमिश्नर साहब बाहर आइए, ऋषि ने जैसे बोला कमिश्नर साहब बाहर आए। ऑफिसर ने जब कमिश्नर साहब को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गाली खाता है। मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। कमिश्नर साहब के ये बोलते ही वो उनके पैरों पर गिर गया। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, उस ऑफिसर ने बोला। पर कमिश्नर ने कुछ नहीं सुना। अमन, जाओ, खुराना का बेटा जहाँ हो, जिस हाल में हो, उठा लाओ और पूरे हरिद्वार के दर्शन करा के पीटते हुए मेरे घर तक लाना, ऋषि ने गुस्से में कहा। तो अमन निकल गया वहाँ से। ऋषि के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। करीब 1 घंटे बाद किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। भीड़ ने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़का भागता हुआ अधमरे हालत में उसी तरफ आ रहा था। भीड़ ने देखा तो उसे रास्ता दिया। उसके पीछे अमन गाड़ी लेकर आया। माफ़ कर दो, गलती हो गई ऋषि भाई, मैं बहक गया था, मैंने बहुत पी रखी थी, उस आदमी ने मरी हुई हालत में कहा। उसके पैरों से खून बह रहा था, उसकी पीठ पर बस कोड़ों के निशान थे। इस भीड़ को देख रहा है, ये करेगी तेरा फैसला, ऋषि ने उसके बालों को पकड़ के गुस्से में बोला। ये लड़की दिख रही है आपको? इस लड़की ने इसके साथ जो ज्यादती की, बोलिए क्या सजा दूं इसके लिए? ऋषि ने भीड़ की तरफ देख के पूछा। मार डालो, मार डालो, पूरी भीड़ एक साथ बोली। सुना तुमने इन सब के फैसले को? ऋषि ने कहा। तभी उसका फ़ोन बजा। अमन ने फ़ोन उठाया। सर, इसके बाप का फ़ोन है, अमन ने बोला। स्पीकर पर करो फ़ोन, आखिरी बार अपने बेटे की आवाज़ सुन ले, ऋषि ने कहा। तो अमन ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। देखो ऋषि, छोड़ दो मेरे बेटे को, बदले में जो तुम चाहते हो सब दूंगा, जो बोलोगे सब दूंगा, बस छोड़ दो उसे, खुराना साहब ने बेबस होकर बोला। जो मांगूंगा दे पाओगे खुराना साहब? ऋषि ने खुराना के बेटे की तरफ देख के बोला। हाँ, तुम बोल के तो देखो, खुराना ने बोला। सोच लो, नहीं दे पाए तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी तुम्हें, ऋषि ने गन लेके उसे लोड करते हुए बोला। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, खुराना ने जल्दबाजी में बोल दिया, पर उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलती कर दी है। तो ठीक है, कर इस लड़की को जिंदा, दे इसे इसकी इज्जत सम्मान, दे इस बूढ़ी औरत को उसकी पोती, अगर दे सकता है तो बोल, दे सकेगा? ऋषि ने फ़ोन लेके गुस्से में बोला। देखो, कुछ और मांग लो, खुराना ने इतना कहा ही था कि ऋषि ने अमन को इशारा किया। लड़की को उठाने का गोद में अमन ने लड़की को उठाया तो ऋषि ने उस लड़की के हाथ में बंदूक पकड़ा के खुद शूट किया। ये इस लड़की के सम्मान को भंग करने के लिए। ऋषि ने दूसरी गोली मारते हुए बोला। ये इस लड़की को इंसान न समझ के खिलौना समझने के लिए। तीसरी गोली मारते हुए बोला। और ये एक बूढ़ी औरत से उसका सहारा छीनने के लिए। अब हुआ न्याय और ऋषि मल्होत्रा की अदालत यहीं बंद होती है। इतना कह के ऋषि ने फ़ोन काट दिया। ऋषि मल्होत्रा जिंदाबाद, पूरी भीड़ ने एक साथ कहा। ले जाओ अपनी पोती को अम्मा, उसका दाह संस्कार करो, ऋषि बोल के अंदर चला गया। तूने आज मुझे नहीं, इस मरी हुई बच्ची को इंसाफ दिया है, तेरे साथ भगवान क्या कोई ना इंसाफी नहीं कर पाएगा, उस बूढ़ी औरत ने कहा और अपनी पोती की लाश लिए सबके साथ शमशान घाट की तरफ बढ़ गई। सूरज भी डूब गया था। अंधेरे ने पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लिया था। हर कोई शांत था, लोग, ये रात और हवाएं भी। माहौल में एक अलग ही प्रकार का सन्नाटा था। शाम के 7 बजे इलाहाबाद का शास्त्री पुल। इलाहाबाद का शास्त्री पुल बहुत ही फेमस है। ये झूसी और इलाहाबाद को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है, क्योंकि उसके नीचे से गंगा नदी बहती है, इसलिए कोई और रास्ता नहीं है। इसके बगल में ही एक ऐसा पुल है जिस पे से ट्रेन जाती है, पर उस पे एक वक्त में एक ही ट्रेन पास हो सकती है। शाम के वक्त बहुत से लोग आते हैं इस पे घूमने के लिए। शाम के वक्त इसकी रौनक देखने लायक होती है। वसुंधरा और रचना अपनी स्कूटी खड़ी करके वहाँ खड़े होके इलाहाबाद की शाम को देख रही थी। सामने से मंदिर से आती आरती की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वसुंधरा बस खामोश खड़ी थी और रचना उसके बाजुओं को पकड़े खड़ी थी। आप कल चले जाओगी दी, रचना ने उदास होकर बोला। हाँ,
वसुंधरा ने बस इतना ही बोला। तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना? रचना ने उदास होकर बोला। क्यों, हम तो रोज आपसे बात करेंगे। जब आपका मन ना लगे तो हमें फ़ोन कर लेना। वसुंधरा ने रचना के गालों पर हाथ रख के बोला। रचना ने उसे कस के पकड़ लिया। रचना के लिए वसुंधरा सिर्फ उसकी बहन नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त भी थी। रचना वसुंधरा के साथ ही खेल के बड़ी हुई थी और आज ऐसे वसुंधरा का जाना रचना को बहुत बुरा लग रहा था। कुछ देर दोनों वहाँ खड़े बातें करते रहीं, फिर निकल गई घर की तरफ। घर पहुँच के वसुंधरा अपने साथ लाया सामान ठीक से रखने लगी। सुषमा जी ने पैकिंग में उसकी मदद की। आलोक जी घर आए तो उन्होंने टिकट के प्रिंट आउट का पेपर सुषमा जी को निकाल के दे दिया। सुषमा जी वसुंधरा को वो पेपर देके उसे ठीक से रखने को बोल के चली गईं। रात का खाना खा के सब अपने कमरे में चले गए। रचना थकी हुई थी इसलिए सो गई जल्दी। वसुंधरा ने उसे हल्की सी चादर उड़ा दी और लाइट बंद करके खिड़की खोल दी। वो खिड़की के सामने खड़े बस तारों से भरा आसमान देखने लगी। कुछ वक्त बाद वो आई और बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गई। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया तो वो खाली था। वो उठी और धीरे से बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोल के किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वसुंधरा के फूफा जी सुषमा जी से झगड़ रहे थे। क्यों इस बच्ची को उस घटना का जिम्मेदार मान रहे हैं आप? अरे उस घटना में उसका बच जाना क्या ये गलती थी उस 2 महीने की बच्ची की? सुषमा जी ने आलोक जी से बोला। वो लड़की मनहूस है। पैदा होते ही उसने मेरे दोस्त और उसके परिवार को निगल लिया। आलोक जी ने चीख के बोला। मरना जीना ऊपर वालों के हाथ में होता है आलोक। उस हादसे में वो लोग मर गए और ये बच्ची बच गई तो ये विधाता की मर्जी थी। इस बच्ची का क्या दोष? सुषमा जी ने समझाते हुए कहा। आलोक जी को दोष है, इसे पैदा हुए 2 महीने नहीं हुए थे कि ये सब हुआ। अच्छा होता ये भी उसी हादसे में। आलोक जी इतना ही कह पाए थे कि सुषमा जी ने हवा में अपना हाथ उठा के रोक दिया। आज ये हाथ रुक गए क्योंकि आप मेरे पति हैं, वरना ये शब्द कहने के लिए मैं आपको छोड़ती नहीं। और उस बच्ची को देखना इसलिए पसंद नहीं करते आपकी वो मनहूस है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसका चेहरा उसकी माँ पर गया है जिसे एक वक्त आप पसंद करते थे। सुषमा जी के बोलने पर आलोक जी उनकी तरफ पीट करके खड़े हो गए। क्या हुआ? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप में? वो आपकी दोस्त थी, सबसे अच्छी, पर आपके लिए वो दोस्त से बढ़ के थी। आज भी उस बच्ची के चेहरे में आपको वो नज़र आती है, इसलिए बसु को देखना आप पसंद नहीं करते, इसलिए वो आपको मनहूस लगती है। सुषमा ने आलोक जी की तरफ देख के बोला, जो उनकी तरफ अभी भी पीठ करके खड़े थे। आलोक, प्रेम गलत नहीं होता है और आपके प्रेम ने कभी मर्यादा नहीं लांघी थी। जब मैं आपकी ज़िंदगी में आई तो आपने कुछ नहीं छुपाया और यही सच्चाई आपकी मुझे आपसे प्रेम करने पर मजबूर कर गई। मेरे आने पर आपने कभी मेरे अलावा किसी को नहीं चाहा, पर यह सच था कि आप उसे भुला नहीं पाए। पर मेरे लिए बस ये था कि आप मेरे थे और आपके लिए मेरा भरोसा ही सब कुछ था, जिसे कभी आपने तोड़ा भी नहीं। तो क्यों अपनी दोस्त की आखिरी निशानी को इतना दर्द दे रहे हो कि उसकी रूह भी मरने के बाद तुम्हें माफ़ ना कर रही हो? इस बच्ची ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी सी प्यार के अलावा, पर तुम उसे वो भी नहीं दे सके। कल जा रही है वो, हो सके तो उसे छोड़ने चले जाना, उसके लिए बहुत होगा। सुषमा ये बोल के बाहर चली आई कमरे से और सिटिंग रूम की बालकनी में चली गई। वसुंधरा कमरे में बने वॉश बेसिन की तरफ अंधेरे में बेसुध खड़ी थी। ये सब सुन के वो धीरे कदमों के साथ उठ के अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके नीचे बैठ गई। दरवाजे से पीठ लगा के उसके कानों में सुषमा द्वारा कहा गया सच सुनाई दे रहा था। वसुंधरा वहीं बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते नीचे ही फर्श पर सो गई। उसके लिए शायद ये सच बहुत बड़ा था। जिंदगी ने उसे फिर दर्द दिया था और ये दर्द उसकी ज़िंदगी में शायद वो भूल ना सके। दूसरी तरफ ऋषि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा रात की खामोशी सुन रहा था। उसके सामने रह रह के अपने भाई का चेहरा आ रहा था। वह आंखें बंद करता है तो उसके आंख से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। उसने आंखें खोली और उस आंसू को अपनी उंगली पर ले लिया। तुम्हारी जगह ऋषि मल्होत्रा की ज़िंदगी में नहीं है। ऋषि ने उस बूंद को उड़ाते हुए कहा, मेरी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। जो चीज़ ऋषि मल्होत्रा को कमज़ोर करे, ऐसी किसी भी चीज़ की जगह नहीं है ऋषि मल्होत्रा की ज़िंदगी में, और मैं नहीं आने दूंगा। ऋषि ने अपने दोनों हाथ ट्राउज़र के जेब में डाल के खड़े होकर बोला। सुबह का वक्त, हरिद्वार। सुनैना खाने की मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी। नेहा भी आ गई थी।
वो ईशान को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। ईशान बार बार उसे परेशान कर रहा था। वो तैयार ही नहीं हो रहा था नेहा से। नेहा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। ऋषि आया नीचे तो ईशान भाग के उसके पास चला गया। क्या हुआ बेटू, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी नेहा दीदी को? ऋषि ने उसे गोद में उठाते हुए बोला। हमें नहीं जाना है स्कूल। ईशान ने ऋषि के गले में दोनों हाथ डाल के बोला। अच्छा, क्यों क्यों नहीं जाना हमारे ईशान को स्कूल? ऋषि ने उसके गालों को छू के बोला। मुझे नहीं पढ़ना। ईशान ने मुंह बना के बोला। अरे नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको फेरी कैसे मिलने आएगी रात में, जो आपको चॉकलेट देती है? और अगर वो नहीं आएगी तो फिर आपको चॉकलेट जो आपको रोज़ मिलती है वो तो नहीं मिलेगी। ऋषि ने बोला। नहीं, मैं जाऊंगा। ईशान ने बोला तो सुनैना मुस्कुरा दी और ऋषि भी। ऋषि मुस्कुराता हुआ बहुत हैंडसम लगता है, पर मुस्कुराता भी कम था। ईशान को नेहा रेडी करने लगी। ऋषि खाने की मेज के पास आके कुर्सी खींच के बैठ गया। ईशान को भी नेहा रेडी कर ले आई। सर, वो मैंने जॉब के लिए बोला था अपनी दोस्त के लिए, कल वो आ रही है, तो अगर आप बोलो तो मैं ले आऊँ बात कराने के लिए। नेहा ने डरते हुए बोला। तुम्हारी दोस्त है, तुम जानती भी हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम उससे बोलो कि परसों से ज्वाइन कर ले आके। ऋषि ने ईशान को नाश्ता कराते हुए कहा। नेहा खुशी से मुस्कुरा दी। ऋषि ईशान को लेकर चला गया अपने साथ। सुनैना अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद कमला से नेहा को बुलाने को कहा। मैं अंदर आ जाऊं भाभी? नेहा ने धीरे से दरवाज़ा खटखटा के कहा। हाँ नेहा, आओ। सुनैना अपने बिस्तर से उठते हुए कहा। जी, आपने बुलाया था? नेहा ने सुनैना की तरफ देख के बोला। हाँ, इधर आओ। देखो, ये सब पसंद आया तुम्हें? ये सब तुम्हारे लिए हमारी तरफ से नेहा। सुनैना नेहा का हाथ पकड़ के बोला। पर भाभी, इन सब की क्या ज़रूरत थी? नेहा ने इमोशनल होके कहा। भाभी बोलती हो तो कैसे खाली हाथ विदा करती तुम्हें इस घर से नेहा। और तुमने ईशान की देखभाल इतने अच्छे से किया कि कभी लगा ही नहीं कि तुम केयर टेकर हो। सुनैना ने नेहा को बैठाते हुए कहा। वो मेरा काम था भाभी, और आपने मुझे काम तब दिया जब मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त अगर आपने ये जॉब नहीं दी होती तो पता नहीं क्या होता इस शहर में मेरा और मेरे घर वालों का। नेहा ने आंखों में आंसू लाते हुए बोला। अरे इसे बचा के रखो दुल्हन रानी, विदाई में काम आएंगे आपके, नहीं तो सब बोलेंगे लगता है दुल्हन घर छोड़ के जाने से खुश है। सुनैना ने नेहा के आंसू पोंछते हुए कहा। सुनैना की बात से नेहा और कमला मुस्कुरा दी। शाम का वक्त, इलाहाबाद। वसुंधरा स्टेशन पर बैठी थी खामोश। उसके जेहन में रात की बातें बार बार घूम रही थी। सुषमा जी रचना के साथ वसुंधरा को छोड़ने आई थी। बसु, सब रख लिया है ना? और ये कुछ खाने के लिए है, खा लेना। और किसी से रास्ते में ज़्यादा बात मत करना। कोई कुछ दे तो लेना मत। वहाँ पहुँच के फ़ोन कर देना। बसु, मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन रही है ना तू? सुषमा जी ने बैग की जिप लगाते हुए बोला। वसुंधरा ने कुछ नहीं बोला। वो वैसे ही खोई हुई बैठी रही। बसु, तू सुन रही है ना? सुषमा ने फिर बोला, पर वसुंधरा वैसी ही बैठी रही। बसु, वसु। सुषमा जी ने उसे आवाज़ दी तो वसुंधरा चौंके बोली। हाँ बुआ, वसुंधरा ने बोला। क्या हुआ वसु, तू ठीक है ना? कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सुषमा जी ने वसुंधरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। जी बुआ जी, सब ठीक है। वसुंधरा ने उनकी तरफ देख के बोला। लो दी, चाय पियो। रचना ने एक चाय की गिलास वसुंधरा को और एक सुषमा जी को दे दिया। ट्रेन आने में अभी वक्त था। सुषमा जी बाहर से खाना पैक कराने चली गई। रचना वहीं बैठी हुई थी। वसुंधरा खामोश बैठी हुई थी। तभी रचना को आलोक जी आते हुए दिखाई दिए। पापा यहाँ पर? रचना उन्हें देख के हैरानी से बोली। वसुंधरा ने सुना तो वो भी हैरान से सामने देखने लगी। पापा, आप यहाँ? रचना ने आलोक जी के पास जाते हुए बोला। जी, वो कुछ काम से इस तरफ आया था। काम हो गया तो घर जा रहा था, पर याद आया कि कोई होगा नहीं वहाँ, तो यहीं आ गया। आलोक जी ने नजरें चुरा के बोला। वसुंधरा वैसे ही वहाँ खड़ी थी। मेरे लिए एक चाय ले आओ रचना, आलोक जी ने बोला तो रचना चली गई। आलोक जी वसुंधरा के पास बढ़े और सीट पर बैठ गए, पर वसुंधरा वैसी ही खड़ी थी। सर नीचे किए। बैठ जाओ वसु, आलोक जी ने धीरे से बोला। वसुंधरा ने जैसे ये सुना तो वह आलोक जी की तरफ देखने लगी। आज इतने सालों बाद पहली बार आलोक जी ने वसुंधरा को वसु कह के बुलाया था। वसुंधरा नम आंखों से बैठ गई उनके पास थोड़ा दूर। सारा सामान ले लिया है ना तुमने? आलोक जी ने सामने पटरी की तरफ देखते हुए कहा। जी। वसुंधरा ने बस इतना बोला। दोनों के बीच खामोशी थी। एक बात पूछूं आपसे? वसुंधरा ने धीरे से सर नीचे किए बोला। हाँ। आलोक जी ने वैसे ही सामने बैठे देखते हुए कहा।
माँ कैसी दिखती थी? वसुंधरा ने जब ये बोला तो आलोक जी को हैरानी हुई, पर वो फिर समान हो गए। तुम्हारी तरह थी वो, बिल्कुल। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, बिना भोले भी सब बोल देती थी वो अपनी आंखों से। शरारती भी थी बहुत ज़्यादा, जैसी आप हो जाती हैं रचना के साथ। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी, बिल्कुल आपकी तरह। आलोक जी ने सामने देखते हुए बोला, माँ से आप कितना प्यार करते थे? वसुंधरा ने नज़रें हल्के से ऊपर करके पूछा। बहुत, इतना कि उसकी खुशी के लिए उसे किसी और को भी दे दिया था, बस ये सोच के वो खुश रहेगी, और वो भी खुश आपके पापा के साथ। उन्होंने उसे हर खुशी दी। फिर मेरी ज़िंदगी में सुषमा आई, जिसने मुझे समझा भी और मेरा साथ भी दिया। मैं सुषमा को अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत तोहफा समझता हूँ, जो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से मेरी ज़िंदगी में आई। और तब मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ सुषमा को सौंप दी। पर आपकी माँ हमारी सबसे अच्छी दोस्त तब भी थी। एक दिन उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैं और सुषमा बहुत खुश थे, और धीरे धीरे वो दिन भी आया जब तुम आई इस दुनिया में। तब मैं यहाँ नहीं था, मेरी जॉब दिल्ली में थी। मैं जल्दी से जल्दी आना चाहता था, तुम्हें अपनी गोद में लेना चाहता था, पर जब मैं आया तो वो मुझसे बिना मिले ही तुम्हारे पापा के साथ जा चुकी थी। वो उस वक्त तुम्हें लेकर सुषमा अपनी गोद में खड़ी थी, तुम रोए जा रही थी। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहाँ से गुस्से में चला गया वापस घर। सुषमा तुम्हें लेके घर आई तो मेरा गुस्सा फट गया। मैंने उसे तुम्हें अनाथालय छोड़ने को बोल दिया, पर उसने लड़ झगड़ के तुम्हें अपनी बेटी बोल के पाला। पर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना अच्छा नहीं लगता था। आलोक जी ये सब बोलते बोलते रो दिए थे। वसुंधरा ने उनको ऐसे देखा तो वो धीरे से पास आई और आलोक जी के कंधे पर सर रख दिया। अभी भी आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वसुंधरा ने रोते हुए कहा। कोई बेवकूफ़ ही आपसे नाराज़ हो सकता है वसु। आप इतनी प्यारी हैं कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। गलती हो गई हमसे जो आपसे इतनी बेरुखी की। हम भूल कैसे गए कि आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त की आखिरी निशानी हैं जो हमें मिली थी। माफ़ कर दो वसु। आलोक जी ने वसुंधरा को अपने सीने से लगा के रोते हुए बोला। वसुंधरा को आलोक जी के रूप में एक पिता मिल गया था। सुषमा जी और रचना दूर से ये सब देख के खुश थे। उन दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर ये बेटी और फूफा जी का मिलाप हो गया हो तो ट्रेन भी आने वाली है, चले? सुषमा जी ने मुस्कुरा के कहा। शुक्रिया सुषमा, मुझे याद दिलाने के लिए। आलोक जी ने सुषमा जी का हाथ पकड़ के बोला। सुषमा जी भी मुस्कुरा दी। तभी ट्रेन सीटी मारती हुई आ गई। वसुंधरा का सामान लेके आलोक जी आगे आगे चलने लगे और बाकी सब उनके पीछे। ट्रेन रुकी, उसका गेट खुला तो आलोक जी अंदर चले गए सामान लेके। वसुंधरा भी चढ़ गई उनके पीछे। आलोक जी बर्थ नंबर देखते हुए आगे जाने लगे और तभी उन्हें वसुंधरा के बर्थ का नंबर दिखा। वसु, इधर आ जाओ, ये रही आपकी बर्थ। आलोक जी ने सामान रखते हुए कहा। वसुंधरा आलोक जी के पास चली आई। वसुंधरा की सीट नीचे वाली थी। आलोक जी ने सामान सीट के नीचे डाल दिया। ठीक से जाना और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना और मन लगा के अपना काम करना वसु। जो गलती मुझसे हुई उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपकी आंखों में आंसू आए, और अपना ख्याल रखना। आलोक जी ने वसु के सर पर हाथ रख के बोला। ट्रेन के जाने का वक्त हो गया था। आलोक जी नीचे आ गए। वसुंधरा खिड़की के पास आके बैठ गई। सुषमा जी और रचना खिड़की पर खड़े थे। दी, ख्याल रखना अपना और फ़ोन करते रहना मुझे। रचना ने कहा। बेटा, खाना वक्त से खा लेना और अपना ख्याल रखना, सुषमा जी ने बोला। ट्रेन ने हॉर्न दी और धीरे धीरे चल पड़ी अपने मंजिल की तरफ। सुषमा जी और बाकी सब ने हाथ उठा के उसे दूर तक जाते हुए देखा। वसुंधरा खामोश नम आंखों से इलाहाबाद को पीछे छोड़ रही थी। वसुंधरा पीछे छूट रहे इलाहाबाद को देख रही थी, गंगा को देख रही थी और उसकी आखिरी शाम को रात में बदलते देख रही थी। उसकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा था यहाँ से। वसुंधरा को इलाहाबाद छोड़े पूरे 4 घंटे हो गए थे। वो लेटी बस ये सोच रही थी कि जिस खुशी के लिए वो इतने सालों से तड़प रही थी वो मिली भी तब जब वो इस शहर को छोड़ रही थी। पर वो खुशी थी कि अब सब ठीक है और आगे भी सब ठीक होगा। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त, हरिद्वार स्टेशन। वसुंधरा की ट्रेन आके हरिद्वार स्टेशन पर रुकी। उसने अपना सामान निकाला और स्टेशन पर उतर गई। उसने बैग से फ़ोन निकालकर नेहा को फ़ोन किया। हेलो नेहा, हम स्टेशन पर हैं, तुम कहाँ हो? वसुंधरा ने बोला। मैं आ रही हूँ वसु, तुम एक काम करो, स्टेशन से बाहर आ जाओ।
मैं बाहर ही पहुंच रही हूँ, नेहा ने कहा टैक्सी में बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, वसुंधरा ने बोला और फ़ोन रख के अपने बैग उठा के बाहर आने लगी। वो बाहर आई तो देखा नेहा बाहर टैक्सी वाले से बात कर रही थी। नेहा, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। वसु कैसी हो? नेहा ने पीछे मुड़ के खुशी से उसे गले लगा के बोला। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वसुंधरा ने मुस्कुरा के उसको देख के बोला, अगर हो गया हो तो हमरा पैसा तनिक देने की कृपा करे देवी जी। उस टैक्सी वाले लड़के ने बोला, पहले वापस तुम हमें वहीं छोड़ो जहाँ से लाए थे, तब आने जाने का दोनों का किराया हम दे देंगे। नेहा ने वसुंधरा का बैग टैक्सी में रखते हुए बोला। वो तो ठीक बा, पर 300 रुपया हो जाएगा आने जाने का, बताए दे रहे हैं हम, फिर बाद में झिक मत करना हमसे। उस टैक्सी वाले लड़के ने एक पान मुंह में डालते हुए बोला। हाँ भैया ठीक है, अब चलो, नेहा ने बैठते हुए कहा। तब ठीक है, जब तुमको कौनो प्रॉब्लम नहीं है तो हमको क्या प्रॉब्लम होगी, चलो। उस टैक्सी वाले लड़के ने मुंह में पान भरे हुए बोला। टैक्सी चल पड़ा हरिद्वार की सड़कों पर। वसुंधरा ने फ़ोन निकाला और अपनी बुआ को कॉल की। हेलो बसु, तू पहुंच गई वहाँ? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? सुषमा जी ने फ़ोन उठा के बस सवालों की लाइन लगा दी। अरे बुआ शांत, हम पहुंच गए हैं और नेहा भी हमें मिल गई है, आप चिंता मत करिए। छोटी और फूफा जी कैसे हैं? वसुंधरा ने मुस्कुरा के पूछा। तेरे फूफा जी तो तुझे रात में ही फ़ोन कर रहे थे बात करने के लिए, मैंने ही मना कर दिया उन्हें। ले बात कर। सुषमा जी ने फ़ोन आलोक जी को दे दिया। हेलो वसु, ठीक हो ना आप? नेहा मिली? आलोक जी ने बोला। जी फूफा जी, नेहा मिल गई है हमें, हम बस उसके घर ही जा रहे थे। वसुंधरा ने खुश होकर। नेहा ने जब सुना कि वसुंधरा अपने फूफा जी से बात कर रही थी तो वो हैरान थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसके फूफा जी उसे पसंद नहीं करते हैं। वसुंधरा ने सबसे बात की और मुस्कुरा के फ़ोन रख दिया। बसु ये कब हुआ? तेरे फूफा जी तुझसे बात कर रहे हैं? अजीब बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है, हुआ कैसे ये? नेहा ने हैरत और खुश दोनों होते हुए बोला। बस हो गया, समझ ले कोई चमत्कार हो गया है, बाद में सब बताऊंगी। वसुंधरा ने बाहर हरिद्वार के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए बोला। मैंने यहाँ हरिद्वार में तेरे कहने पर ही तेरे लिए एक घर रेंट पर ले लिया है। नेहा ने कहा। किसका घर है? वसुंधरा ने बोला। ये जहाँ मैं काम करती हूँ और तू करने वाली है उन्हीं का है। अब तू मान नहीं रही थी मेरे घर में रहने के लिए, तो मैं क्या करती, इतनी जल्दी कहाँ से घर करती। इसलिए मैंने सर से बात की तो उन्होंने यहाँ परमिशन दे दी है रहने के लिए। अब तो प्लीज़ मना मत करना, नेहा ने बेबस होकर कहा। पर ऐसे बिना किसी को जाने मैं नहीं रह पाऊँगी। वसुंधरा ने नेहा की तरफ देख के बोला। देख बसु, इतनी जल्दी कहीं और इंतज़ाम होना, वो भी किसी अच्छी जगह इम्पॉसिबल है। तो कुछ दिन रह ले, फिर शादी के बाद साथ मिल के घर खोज लेंगे। नेहा ने हाथ जोड़ के कहा। अच्छा ठीक है, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। दोनों टैक्सी में बैठी हरिद्वार के रास्ते और चले जा रहे थे। पुराने दिनों की बातें किए। कुछ वक्त बाद दोनों हरिद्वार के प्यारे से घर के पास खड़े थे। उसे देख के लगता था जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाया था उस घर को रहने के लिए, अपने परिवार के लिए। चारों तरफ वादियों से घिरा हुआ और खूबसूरत पेड़ पौधे हर तरफ थे। जो घर बने थे उनमें काफ़ी डिस्टेंस था। वसुंधरा और नेहा टैक्सी में से उतरे और सामान उतार के उसे पैसे देकर आगे बढ़ गए। नेहा ने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर देख के लगता था जैसे कोई काफ़ी सालों से नहीं आया हो यहाँ पर। वसुंधरा और नेहा अंदर आए तो बहुत प्यारा था ये घर अंदर से भी। सामने एक छोटा सा हॉल, वहाँ सोफे थे रखे, पर सब सफ़ेद चादर से ढके हुए थे। सामने किचन था, 3 कमरे थे बने हुए, पर अभी बंद था। उसे जाके किसी ने नहीं खोला था। वसुंधरा ने वहीं हॉल में खड़े होकर देखा। देखो बसु, कोई और ज़रूरत हो तो मुझे बता देना तुम। वैसे यहाँ सब कुछ होगा ही तो तुम्हें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेहा हॉल की सारी खिड़कियों को खोलते हुए कहा। खिड़कियों से आती धूप की रोशनी से कमरा अब और भी अच्छा लग रहा था। वो सब तो ठीक है, पर इसे साफ करने में ही पूरा दिन जाने वाला है आज। वसुंधरा ने सोफे की चादर को हटाते हुए कहा। तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी मैंने छुट्टी ले ली है अब। नेहा ने अपने दुपट्टे को कमर में बांधते हुए बोला। वसुंधरा भी मुस्कुरा दी। ठीक है, तो यहाँ देख, मैं कमरे देखती हूँ।
वसुंधरा जाके एक कमरे को खोलती हुई बोली। नेहा और वसुंधरा जुट गई काम पर। दोपहर का वक्त ऋषि का घर। सुनैना बैठी काम कर रही थी। भाभी, आज से नेहा तो आएगी नहीं और केयर टेकर कल आएगी तो ईशान बाबा को कौन लेने जाएगा? साहब ने तो सबको मना किया है उन्हें लाने को। कमला ने आके कहा। तो आपके सर ही लाएंगे खुद जाके? सुनैना ने क्रोध चलाते हुए बोला। कमला ने फ़ोन ला के दिया तो सुनैना ने ऋषि को फ़ोन किया तो 2-3 बेल के बाद फ़ोन उठा। हाँ भाभी माँ, बोलिए क्या हुआ? ऋषि ने फाइल देखते हुए कहा। ओ भैया जी, ईशान को स्कूल से लेने जाना है आज आपको। नेहा अब नहीं आएगी और नई केयर टेकर कल से आएगी, तो इसलिए ये काम आपको करना होगा आज। सुनैना ने बोला। जी हम बस निकल रहे हैं, आप परेशान मत हो। ऋषि ने तुरंत फाइल बंद करके कोट उठाते हुए बोला। सुनैना ने फ़ोन रख के वापस अपना काम करने लगी। कमला, खाना बना दिया ना ईशान ने जो बोला था खाने के लिए? सुनैना क्रोध चलाते हुए बोली। जी भाभी, बना दिया है। कमला ने बोला। भाभी मुझे भी सिखाओ ना ये। कमला ने सुनैना की तरफ देख के बोला। तुम्हें किसके लिए सीखना है कमला रानी? कहीं तुम भी तो नहीं छोड़ के जाने वाली हो नेहा की तरह? सुनैना मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं भाभी, अभी कहाँ, अभी तो हमारी दीदी की शादी होगी, तब कहीं हमारा नंबर आएगा। कमला ने उदास होकर बोला। अच्छा जी, बड़ी उदास होकर बोल रही हो कमला रानी, क्या बात है? कहो तो पहले आपकी ही शादी का बोल देते हैं रामेश्वर काका से। सुनैना कमला का हाथ पकड़ उसे पास लाकर बैठाते हुए बोली। अरे क्या भाभी, आप भी, मैं तो बता रही थी बस। कमला ने नज़रें चुराते हुए कहा। अच्छा जी, बता रही थी या दिमाग में डाल रही थी? सुनैना अब शरारती अंदाज में बोली। क्या भाभी, आप तो बाबा से मार खिलवा दोगी, हम चले अपना काम करने। कमला ये बोल के भाग गई। सुनैना मुस्कुरा के अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ वसुंधरा और नेहा का भी काम हो गया था। पूरा घर साफ करते हुए उन्हें 4 बज गए थे। नेहा ने कहा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ जल्दी से, मैं भी हाथ मुंह धो लेती हूँ, तब चलते हैं हरिद्वार के मार्केट, तुम्हारे किचन के लिए सामान ले आते हैं, कुछ और मंदिर भी चलते हैं, गंगा आरती भी देख लेंगे। ठीक है बैठो, हम आते हैं। वसुंधरा बोल के कमरे में चली गई। नेहा सोफे को ठीक कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद वसुंधरा सादी सी नीली साड़ी पहने गीले बालों के साथ आई और हाथ में नीले रंग की हल्की सी सादी सी चूड़ियाँ, हाथों में और माथे में छोटी बिंदी नीले रंग की। नेहा उसे देख के सीटी मारती है। लगता है आज हरिद्वार के सारे लौंडों का हाल बुरा होने वाला है। ऐसी खूबसूरती देख के नेहा ने आंख मारते हुए बोला। चले अगर आपका हो गया हो तो, क्योंकि आपको वापस घर भी जाना होगा। वसुंधरा ने मोजड़ी पहनते हुए कहा। नहीं, आज हम यहीं रहेंगे आपके साथ पूरी रात। नेहा ने उसके गले में हाथ डालते हुए बोला। आंटी जी को बता दिया है ना? वसुंधरा ने कहा। जी। नेहा ने दोनों आंखों को बंद करके और खोलते हुए मुस्कुरा के कहा। अच्छा चलो, वसुंधरा ने बोला। दोनों निकल गए हरिद्वार की सड़कों पर एक बार फिर। यहाँ की शाम भी बहुत खूबसूरत होती है और हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है शाम को। सड़कों पर काफ़ी लोग दिखाई दे रहे थे इस वक्त। वसुंधरा नेहा से बातें की चली जा रही थी कि तभी नेहा ने साइकिल वाले एक रिक्शे को रोका और उसे हर की पौड़ी पर चलने को कह दिया। दोनों आके उस पर बैठ गईं। रिक्शा वाला रिक्शा ले चला हरिद्वार की भीड़ भाड़ वाले सड़क से। वसुंधरा बहुत ध्यान से सब देख रही थी, क्योंकि उसे सब वैसा ही लग रहा था जैसे इलाहाबाद में था। वही शाम, वही सूरज का गंगा नदी के पानी में डूबते हुए मिल जाना, वही शोर जो कटरा के मार्केट में रहती थी, वही इस लोगों की आती आवाज़ें। बस बदला था तो साथ, कभी वो रचना के साथ घूमती थी, आज नेहा है। वसुंधरा रचना को मिस कर रही थी। इन्हीं सब बातों को सोचती हुए वो सब हर की पौड़ी पर पहुँचे। रिक्शे वाले को पैसे देके आगे बढ़े। नेहा उसे हर की पौड़ी के बारे में बता रही थी। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है। तुम भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। नेहा ने घाट की सीढ़ियों पर जाते हुए कहा। वहाँ इस वक्त काफ़ी भीड़ रहती थी। काफ़ी लोग इस वक्त आरती में हिस्सा लेने आते थे। कुछ वक्त बाद मंदिर के बड़े पंडित आए और आरती शुरू किया। नेहा ने और वसुंधरा ने सर ढक लिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वसुंधरा आरती की रोशनी में गंगा के पानी को देख रही थी। आधे घंटे बाद आरती ख़त्म हुई और सब आरती लेके जाने लगे। वसुंधरा ने भी आरती ली और नेहा के साथ बाहर आ गई। दोनों मार्केट की तरफ बढ़ चली। मार्केट में आके घर के किचन के सामान, पर्दे, सोफे की कवर, बेडशीट, बहुत सारी चीज़ें ले ली थी उन दोनों ने। बसु चल,
गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं साथ में खाए हुए। नेहा ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। पर ये सारा सामान? वसुंधरा ने दोनों हाथों के सामान को दिखाते हुए बोला, जो दोनों के हाथों में था। अरे वहीं कहीं रख के खा लेंगे, चलो ना बसु प्लीज़, नेहा ने मुंह बना के कहा तो वसुंधरा मान गई। दोनों गईं और सामान बगल में रख के खाना शुरू किया। और जो एक बार खाना शुरू किया तो सीधा 20-25 गोलगप्पे खाने के बाद ही रुकी दोनों। वाह भैया, क्या गोलगप्पे थे, शुक्रिया खिलाने के लिए, नेहा ने गोलगप्पे खाते हुए बोला। दोनों ने पैसे दिए और ऑटो रिक्शा कर वापस घर आ गई। सारा सामान रख के दोनों आके बिस्तर पर पड़ गईं। ऋषि का घर, रात का वक्त। सुनैना दूध का गिलास लेके ऋषि और ईशान के पास आई। ईशान ऋषि के साथ ही लेटा कहानी सुन रहा था। चलो दूध पी लो आप दोनों, सुनैना ने अंदर आते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं पीना, ईशान ने ऋषि के गले में हाथ डाल के उसे लिपटते हुए बोला। अच्छा अभी दूध पी लो, कल मत पीना, पक्का, ऋषि ने उसे उठा के बैठाते हुए कहा। तो वो सुनैना के पास चला आया। सुनैना वहीं सोफे पर बैठी उसे गिलास दे दी। ऋषि ने अपना गिलास बगल के मेज पर रख दिया। हाँ तो कौन सी कहानी सुना रहे थे आप? कि चाचू आज आपको, सुनैना ने ऋषि के कमरे को ठीक करते हुए कहा। सिंड्रेला की, ईशान ने दूध का गिलास आधा ख़त्म करके बोला। अच्छा, और इनकी सिंड्रेला कब आएगी, बताया आपके चाचू ने? सुनैना ऋषि की तरफ देख के बोली। चाचू की भी सिंड्रेला है? उन्होंने तो कभी नहीं बताया मुझे। ईशान ऋषि को घूर रहा था। भाभी माँ, बस ईशान जाओ, दूध ख़त्म करके सो जाओ, ऋषि ने लैपटॉप पर कुछ करते हुए बोला। वो क्या है ना ईशान, अभी आपके चाचू को खुद नहीं पता कि उनकी सिंड्रेला कहाँ है, सुनैना मुस्कुराते हुए बोली। सुनैना आई और ईशान को गोद में उठा ली और मुस्कुरा के जाते हुए बोली। भैया अब अपनी भी सिंड्रेला खोज के ले आओ कि हमें भी प्यारी सी सखी मिल सके। सुनैना के ये बोल के चली गई। ऋषि खामोश बस काम कर रहा था। अपने भाई की मौत के बाद ऋषि ने देखा था अपनी भाभी की ज़िंदगी को, इसलिए वो किसी और लड़की की ज़िंदगी में ये नहीं लाना चाहता था। ईशान था, इसलिए सुनैना भाभी ने खुद को संभाल लिया, उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित करके। सुनैना के पति के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी जैसे रुक गई, उसकी ज़िंदगी सी जैसे सारे रंग चले गए थे। पर ईशान की मुस्कुराहट ने उसको जीने का, जिंदा रहने का जरिया दे दिया था। उसने ऋषि को हमेशा ईशान की तरह अपना बेटा ही माना, कभी भी उसके सामने रोई नहीं कि कहीं वो कमज़ोर ना हो जाए। और ये सब ऋषि बहुत अच्छे से जानता था। पर यह भी एक सच था कि ऐसी कोई लड़की ऋषि की ज़िंदगी में नहीं आई जो एक पल के लिए मोहब्बत में जान और एक दिन के लिए जहान दे दे। कोई ऐसी नहीं आई जो उससे प्यार करे, ना कि उसके ऋषि मल्होत्रा होने से प्यार करे। ऋषि मल्होत्रा से सब प्यार करते थे, पर ऋषि से कोई नहीं प्यार करता था। इन्हीं सब बातों ने उसको जर्जर कर दिया था। वो पत्थर का हो चुका था। ऋषि बीती हुई बातों को सोचते सोचते सो चुका था। दूसरी तरफ वसुंधरा रचना से बातें कर उसे हरिद्वार के बारे में बता रही थी। रचना तो इतनी खुश थी यहाँ के बारे में सुन के कि वो भी आना चाहती थी। वसुंधरा ने उससे कुछ देर बात की और फ़ोन रख दिया। नेहा तब तक चाय बना लाई। शुक्रिया, वसुंधरा ने कप पकड़ते हुए कहा। कल से आपकी जॉब शुरू हो रही है, मैं बता देती हूँ तुझे वहाँ सब के बारे में। नेहा ने सुनैना के बारे में, ईशान के बारे में और ऋषि के बारे में बताया उसे, और ये भी बोला कि सबसे घुले मिले पर उनसे दूर रहे, बाकी सब ठीक है। वसुंधरा ना जाने क्यों ऋषि का नाम सुन के थोड़ा अजीब सी हो गई। दोनों ने चाय ख़त्म की और सोने चली गईं। क्या होगा दोनों की पहली मुलाकात में, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।